उस नोटिफिकेशन के मुताबिक आप लोगों का जो मिड जी है वो सर। मे बी 15 और 16th वीक में होगा, ठीक है। तो मिड टर्म जब भी हो, आपकी 24 क्लासेस जो हैं वो हमारी मिड टर्म का पार्ट होंगी, ठीक है। आज हमारी 18th क्लास है, हमारी 24 क्लासेस जो है मिड टर्म का पार्ट बनेंगी, और देन अगली जो हैं क्लासेस 25 से लेकर 48 तक जो क्लासेस होंगी वो हमारी फाइनल का पार्ट बनेगी, ठीक है। तो 24 के दो सेक्शन बनते हैं, एक मिड टर्म का और एक फाइनल टर्म का। आज हमारी 18th क्लास है, तो हमारी जो 24 क्लासेस हो जाएंगी, मैं आपको बता दूंगा कि ये हमारा मिड तक का सिलेबस है। मिड टर्म जब भी हो, जो रेगुलर क्लासेस आ रही हैं उनका तो एक्सपेक्टेड है कि इन टाइम ही होगा, यानी कि हमारे पास 6 वीकेंड हो रहा है, 7th और 8th 2 वीक के बाद उनका मिड टर्म स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो है ना वो कंटिन्यू रहेंगी। मे बी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल गया हो और मे बी ना मिला हो, आपसे शेयर कर दिया जाएगा, मेरे पास है व्हाट्सएप में, आपसे शेयर कर दूँगा। सर मिल गया है। सो बेटा जी, हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। प्रोजेक्ट के अंदर इसके रिस्क को मैनेज किया जाता है। रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से कुछ जो रिस्क की रीज़न्स होती हैं, पहले हमने उसके बारे में बात की थी कि टेक्नोलॉजी न्यू होती है, वो एक रिस्क का बायस बन सकती है। इनएक्सपीरियंस कोर टीम होने की वजह से, शॉर्टर टाइम ड्यूरेशन होने की वजह से प्रोजेक्ट रिस्क के फैक्टर जो है ना इंक्रीज़ कर जाते हैं। फ्रीक्वेंट चेंजेस आती हैं स्कोप के अंदर, यानी कि हम जो स्कोप डिफ़ाइन किया होता है उसको बार बार चेंज कर रहे होते हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहे होते हैं। इस वजह से रिस्क फैक्टर इंक्रीज़ करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स जो होती है वो रिस्क की एक बहुत बड़ी रीज़न होती है। और जो हमारे पास टॉप मैनेजमेंट होती है वो जब बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट रियलाइज़ होती नहीं देख रही होती, तो अपना इंटरेस्ट लॉस कर देती है इसके अंदर। कनेक्टिविटी के इश्यूज़ आते हैं, कनेक्टिविटी के रिस्क होते हैं अगर वो डिफरेंट लोकेशंस और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर मल्टीपल यूनिट्स होते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी लिटरेसी और स्पेशली कंप्यूटर लिटरेसी के इश्यूज़ होते हैं। और फिर हम प्रोटोटाइपिंग के ऊपर, यानी कि रिक्वायरमेंट के ऊपर हम इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाते। तो ये रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से हमारे पास रिस्क फैक्टर इंक्रीज़ करते हैं। हमने कल की क्लास में इनके बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम इससे आगे मूव करते हैं। सॉरी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक सो। रिस्क मैनेजमेंट इज़ अ 5 स्टेप प्रोसेस। तो रिस्क मैनेजमेंट जो होता है ये 5 स्टेप प्रोसेस है। इसमें फर्स्ट 3 में हम रिस्क को एनालाइज करते हैं डिफरेंट तरीक़ाकार से। पहले नंबर पे हम लिस्ट करते हैं वो रिस्क जो कि हैपन हो सकते हैं, अक्कर हो सकते हैं, उनको पोटेंशियल रिस्क एलिमेंट्स कहते हैं। फिर हम हर रिस्क का इम्पेक्ट, कि उसका नुकसान कितना होगा, उसका इफ़ेक्ट कॉस्ट के ऊपर कितना आएगा और उसका इफ़ेक्ट बजट के ऊपर कितना आएगा, उसको जो है वो मेजर करते हैं। और तीसरे नंबर पे प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि अक्कर होने के चांसेस कितने हैं। तो इस लिहाज से हम रिस्क, इन 3 फैक्टर्स की बुनियाद पे रिस्क की प्रायोरिटी जो है ना वो डिसाइड कर लेते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा रिस्क अक्कर होने के चांसेस हैं, उसका इम्पेक्ट कितना ज़्यादा हो सकता है, और उसको मिटिगेट करने का फिर प्लान बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। जिनकी टॉप प्रायोरिटी होती है, टॉप रिस्क उनको कह देते हैं, उनको मिटिगेट करने का प्रोग्राम बनाया जाता है। अब ये जो हमारे पास 5 स्टेप प्रोसेस है, इसको कवर अप करने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम एक रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस डिफ़ाइन करें, ठीक है, ताकि रिस्क की एक स्ट्रेटजी, रिस्क को मिटिगेट करने की, उसकी सिवियरिटी को डिक्रीज़ डाउन करने की हम कुछ स्ट्रेटजी अपना सकें। तो हम कहते हैं कि इस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, रिस्क असेसमेंट टूल्स को इस्तेमाल करते हैं। वो नीचे आपको नज़र आ रहा होगा सब हेडिंग, रिस्क असेसमेंट टूल्स, उनके बारे में हम बात करते हैं कि रिस्क असेसमेंट टूल्स को इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी मदद से हम पोटेंशियल रिस्क एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। कंडक्ट रिस्क वर्कशॉप्स, रिस्क की वर्कशॉप्स कंडक्ट की जाती हैं उन लोगों के साथ जो कि ERP को इस्तेमाल करेंगे, उन स्टेक होल्डर्स के साथ, उन प्रोसेसेस के अंडर जो लोग हैं, उन प्रोसेसेस के सुपरवाइजर्स एट्सेट्रा के साथ, ताकि हम उनकी उस प्रोसेस के अंदर जो रिस्क फैक्टर उनको आइडेंटिफाई करें, उनका इम्पैक्ट आइडेंटिफाई करें और उनकी प्रायोरिटी सेट करें, जो भी चीज़ें हमने पिछले स्लाइड के ऊपर डिस्कस की हैं। और उसके बाद हम कहते हैं डॉक्यूमेंट एंड एनालाइज द इम्प्लीमेंटेशन रिस्क। जो भी चीज़ें हम इन मेथड से गेट कर रहे होते हैं उनको डॉक्यूमेंट करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं। टारगेट टू द अदर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव सिमिलर प्रोडक्ट्स, ठीक है।
अगर हमारे पास एक ऐसा ERP इम्प्लीमेंट हो रहा है जो इससे पहले बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन ने भी इम्प्लीमेंट किया है, तो हम उनसे डिस्कस करते हैं कि जब आपने इस ERP प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया था तो आपके पास किस तरह के रिस्क फैक्टर्स आए थे। इसमें आप डेली लाइफ से भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप एक कंस्ट्रक्शन जो है ना वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ इन कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको हम ठेकेदार कह देते हैं, तो आपको खुद बता देता है कि रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, वो एरिया वाइज हो सकते हैं, वो वेदर वाइज हो सकते हैं, एट्सेट्रा। तो जहाँ पे ERP की बात करते हैं, हम ERP की इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी होती है, हम उनसे बात करते हैं कि इस ERP की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। सिमिलरली जब हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो हम हार्डवेयर वेंडर से बात करते हैं कि इस हार्डवेयर की प्रॉपर वर्किंग के अंदर कौन से रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, कितने वोल्टेजेस के ऊपर ये वर्क करता है, कितने जो फायर एक्सटिंग्विशर्स जिसके लिए चाहिए होते हैं, कितने फायर अलार्मिंग यूनिट्स चाहिए होते हैं, कितने तक लो वोल्टेज तक ये बियर कर सकता है, एट्सेट्रा। ये रिस्क फैक्टर हम उन लोगों से बात करने के बाद भी आइडेंटिफाई करते हैं जो कि ऑलरेडी इस सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये जो रिस्क वर्कशॉप होती है ना, उसके अंदर हम इन लोगों को शामिल कर रहे होते हैं। इस तरह की कुछ और एग्जांपल यहाँ पे एक बुक में डिस्कस की हुई हैं मैंने। इसमें से जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी है वो यहाँ पे लिख दिया, फिक्सिंग कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है। तो आप फिक्स कर लें कि जी आपने जो है ना वो 10 मिलियन के अंदर अंदर और 15 मिलियन के अंदर अंदर ये ERP को प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है। जब स्कोप चेंज होता है, स्कोप चेंज होने से फंक्शनल रिक्वायरमेंट चेंज होती हैं, जब फंक्शनल रिक्वायरमेंट चेंज होती हैं एंड यूज़र रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती हैं। जब एंड यूज़र रिक्वायरमेंट चेंज होती हैं, सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन इफेक्ट हो जाती है। उसकी वजह से टाइम और कॉस्ट दोनों चीज़ें इफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर है कि आप अपनी कॉस्ट को फिक्स कर लें। ठीक है, हम जब तक कॉस्ट के अंदर मार्जिन नहीं रखेंगे, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखेंगे, ये हमारे लिए रिस्क है। ठीक है, हम उसको फेल तस्वर करना शुरू कर देंगे। तो ये इस तरह के पोटेंशियल रिस्क जो हैं वो हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से बैठ के डिस्कस करते हैं और उसके मुताबिक मिटिगेशन प्लान डिसाइड करते हैं। उसके मुताबिक हम उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। दो चीज़ों की यहाँ पे बात की गई है, रिस्क असेसमेंट टूल की एंड रिस्क वर्कशॉप्स की। असेसमेंट टूल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। उनके अंदर वो क्वेश्चनर्स होते हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछते हैं, कुछ इनपुट्स होती हैं, कुछ डाटा हम प्रोवाइड करते हैं, डाटा का साइज़ प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमें रिस्क फैक्टर्स जो है वो एलोकेट कर देते हैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट किया था, तो उसके अंदर वो जो ना कैलकुलेशन करता था कंस्ट्रक्शन के हवाले से कि कितनी यूनिट कंस्ट्रक्शन होगी तो कितना जो है ना वो उसके ऊपर टाइम ड्यूरेशन लगेगी, कितनी कॉस्ट लगेगी। तो उसके अंदर उसने रिस्क फैक्टर्स को हाईलाइट किया था। जब हम एंट्री करते हैं, हम उसके अंदर सीजन्स ऐड करते हैं, तो हमें रिस्क बता देता है कि इस सीज़न के अंदर इतने वर्किंग डेज़ हैं। ये रिस्क फैक्टर है कि ये आपकी जो एस्टिमेटेड टाइम ड्यूरेशन है ये एक्सीड कर जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना वो हम ऐड करते हैं। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, कुछ मैंने अभी ये गूगल किए हैं, आप लोग लिख लें इसको, आप भी गूगल कर सकते हैं। आइजोमेट्रिक है हमारे पास, आइजोमेट्रिक नोट करते जाएं बेटा साथ साथ में। आइजोमेट्रिक, आईएसओमेट्रिक्स कह सकते हैं, आइजोमेट्रिक्स ये एक सॉफ्टवेयर टूल है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। स्पायरा प्लान दूसरे नंबर पे है। स्पायरा प्लान जो है हमारे पास इनफ्लेक्ट्रा एक सॉफ्टवेयर हाउस है, उसने प्रोड्यूस किया हुआ है। हम इनको जब इंस्टॉल करते हैं, इनके अंदर क्वेश्चनर्स होते हैं, इनके अंदर डाटा एंट्री के कुछ पॉइंट्स होते हैं। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, अपने टूल के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसके अंदर चीज़ें फीड करते हैं, तो वो हमें रिस्क फैक्टर हाईलाइट करते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास है रिस्क मैनेजमेंट स्टूडियो। ये तीसरी हमारे पास प्रोडक्ट है, रिस्क मैनेजमेंट स्टूडियो। चौथे नंबर पे है सॉर्ड एक्टिव रिस्क, सॉर्ड SWORD, सॉर्ड एक्टिव रिस्क। ये हमारे पास चौथी कैटेगरी, चौथी एप्लीकेशन इस पर्सपेक्टिव में इस्तेमाल हो रही है। और पांचवी जो टॉप ऑफ द लिस्ट, टॉप लिस्ट में हम कहते हैं जो ज़्यादा फेमस हैं, उनमें पाँचवें नंबर पे हमारे पास है A1 ट्रैकर। A1 ट्रैक भी है, A1 ट्रैकर कहते हैं इसको, A1 ट्रैकर। ये टूल्स हैं, बने बनाए टूल्स हैं, क्वेश्चनर्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, इनके अंदर हमने कोडिंग इस तरह से की होती है कि जब हम जो यूज़र जो अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपना डाटा और उन क्वेश्चंस को आंसर करता है,
तो वो पोटेंशियल रिस्क को हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। अ सेट ऑफ टेलर्ड ऑफ रिस्क असेसमेंट क्वेश्चंस के ऊपर ये मुश्तमिल होता है। एड्रेसिंग की इश्यूज इन इम्पैक्ट दैट इम्पैक्ट द ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम, जो कि ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम के अंदर जो की इश्यूज होते हैं जो कि क्रूशियल होते हैं फॉर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, उनको यहाँ पे एड्रेस किया जाता है। नीड टू बी एन इफेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच टूल्स, जो काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, ऑनलाइन है, पेपर पेंसिल, सर्वे, इंटरेक्टिव, इस तरह की कोई टेक्नोलॉजीज़ अदर देन हम सॉफ्टवेयर टूल्स के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनको प्रॉपर्ली एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाए। हम देखें कि अगर इनके अंदर रॉन्ग डाटा एंट्री होती है तो फिर इन टूल्स को इस्तेमाल करने का फ़ायदा नहीं है। जो पोटेंशियल रिस्क इनके थ्रू हाईलाइट होने हैं वो एक्टिवली हाईलाइट नहीं हो सकते। तो हम क्या करते हैं, इनको प्रॉपर्ली एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वेश्चनेयर हैं, इंटरेक्टिव सेशंस हैं, ऑनलाइन सर्वेज हो सकते हैं, पेन पेंसिल सर्वेज हो सकते हैं, या किसी सॉफ्टवेयर टूल को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पर्पज़ ये है कि हमने जो हमारी कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ईआरपी को अंडरस्टैंड करती है, उसने आपके प्रोसेसेस के अंदर जो हिडन रिस्क होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। आगे हम जो वर्कशॉप की बात करने वाले हैं, इस वर्कशॉप के अंदर जो है ना तमाम ऑर्गेनाइजेशन, ऑल 3 ऑर्गेनाइजेशन है, वेंडर है, कंसल्टेंट है और कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन है, तीनों की टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है। इनका मकसद क्या होता है इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस वर्कशॉप का, को एक पॉइंट को लेते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करनी शुरू करते हैं, उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमें एक प्रोसेस स्पेसिफिक, एक एरिया स्पेसिफिक रिस्क की लिस्ट अवेलेबल हो जाती है। जितने रिस्क अवेलेबल होते हैं हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ बिहाइंड द कंसर्न, ठीक है। इसमें जो चीज़ें इफ़ेक्ट कर सकती हैं, ठीक है, जो हमारे वर्किंग के अंदर प्रॉब्लम जनरेट कर सकती हैं, ठीक है, उनका प्रोजेक्ट के अंदर क्या उनकी इंपॉर्टेंस है और हम उनके बारे में क्या कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे एरियाज़ ऑफ कंसर्न हैं उनका प्रोजेक्ट के अंदर रोल क्या है और हम उनको कैसे कवर अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि सीनियर्स बैठे होते हैं, जो रिस्क आइडेंटिफाई होते हैं वो उनका पॉसिबल सोल्यूशन भी दे रहे होते हैं, उनके पास अथॉरिटी होती है उसका पॉसिबल सोल्यूशन। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के तमाम फेजेस जो हैं वो डिस्कस हो रहे होते हैं। यानी कि हम ना सिर्फ उनको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, उनको एनालाइज कर रहे होते हैं, उनका इम्पैक्ट और प्रोबेबिलिटी देख रहे होते हैं, साथ साथ में उनके मिटिगेशन प्लान भी बना रहे होते हैं कि ये जो रिस्क अक्कर होते हैं उनको सॉर्ट आउट कैसे किया जाए। देखें यहाँ पे जो हमने चीज़ डिस्कस की है, असेसमेंट टूल्स ने आपको रिस्क आइडेंटिफाई कर देने हैं लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं देना, ठीक है। तो सोल्यूशन के लिए आपके पास जो अथॉरिटेटिव पावर्स होनी चाहिए। अथॉरिटेटिव पावर्स होती हैं टॉप मैनेजमेंट के पास, वो डिसीजन ले सकती हैं, ठीक है। तो जो रिस्क यहाँ पे हाईलाइट होते हैं उनको भी हम वर्कशॉप्स के अंदर ले जाते हैं। तो बाज़ दफ़ा उसका सोल्यूशन जो है वो कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है, बाज़ दफ़ा उसका सोल्यूशन जो है वो वेंडर के पास होता है, और बाज़ दफ़ा वो सोल्यूशन किसी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस एक रिस्क है, ठीक है, और हमारे पास कनेक्टिविटी एक रिस्क है। इसका सोल्यूशन वेंडर के पास भी नहीं है और कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन के पास भी नहीं है। इसका सोल्यूशन थर्ड पार्टी है जो कि नेटवर्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो वो थर्ड पार्टी इसका सोल्यूशन देती है। तो ऑल सीनियर टॉप मैनेजमेंट जो होती हैं मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि एज अ स्टेक होल्डर इस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं, वो बैठते हैं, रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, उसका इम्पैक्ट कितना नुकसान हो सकता है उसको देखते हैं, और फिर उसके बाद उनका मिटिगेशन प्लान बनाते हैं। द रिजल्ट इन अ सेट ऑफ स्पेसिफिक एक्शन एंड असाइन टास्क। इस वर्कशॉप का जो एंड होता है वो हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, उसमें एक्शंस हम क्या ले सकते हैं उन रिस्क फैक्टर को मिटिगेट करने के लिए, और टास्क असाइन कर दिए जाते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन के किस डिपार्टमेंट के लोग इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए उन एक्शन टेकन के ऊपर एक्शंस को टेक ऑफ करेंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिक एक्शंस जो कि रिक्वायर्ड हैं उन स्पेसिफिक रिस्क के साथ, और कौन लोग उसको सॉर्ट आउट करने के ज़िम्मेदार हैं वो यहाँ पे हाईलाइट किए जाते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट, जब से ये मैनेजमेंट किस सब्जेक्ट्स के अंदर रिस्क मैनेजमेंट को हम डिस्कस करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बहुत बड़े हैवी लॉसेस से बच जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आगे जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, पीरियोडिक रिस्क असेसमेंट।
जो रिस्क असेसमेंट होती है, दिस इज़ नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी। हमने जो रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई किए होते हैं वो उस स्टेज के ऊपर होते हैं जिस स्टेज पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त स्टैंड कर रही होती हैं। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती हैं, ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन ग्रो करती है, मूव ऑन करते हैं, वक्त गुजरता है, वैसे वैसे नए रिस्क क्रीप आउट करते हैं, नए रिस्क जो है ना वो सामने आ रहे होते हैं। तो हम कहते हैं कि ये जो इसको वन टाइम वर्कशॉप या वन टाइम सर्वे या वन टाइम क्वेश्चनर करने के बाद हम छोड़ नहीं सकते। जैसे जैसे प्रोसेस ग्रो करता है वैसे वैसे नए रिस्क आइडेंटिफाई होने होते हैं। अगर हम इस फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं तो हमारे फेलियर के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट ग्रो करता है हमें ज़रूरत होती है कि दोबारा नए सिरे से ऐसी वर्कशॉप्स का अहतमाम करें जिनके अंदर रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई किया जाए और उनका मिटिगेशन प्लान बनाया जाए। ठीक है, तो पीरियोडिक रिस्क असेसमेंट जो है ये रिएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट की कैटेगरी में आती है कि जैसे जैसे रिस्क अकर होते जाते हैं हम वैसे वैसे उनको सॉर्ट आउट करते जाते हैं। रिस्क नीड टू बी असेस्ड इन अ पीरियोडिक मैनर। हम इसको ईयर में 4 टाइम रख सकते हैं, 2 टाइम रख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन उसके हवाले से है। बाज़ दफ़ा आपकी जो स्टेजेस होती हैं वो जिस तरह से रियलाइजेशन फेज़ है इसके अंदर ज़्यादा रिस्क फैक्टर होते हैं। ठीक है, सिमिलरली जो प्रोटोटाइपिंग की फ़ेज़ होती है, ब्लू प्रिंटिंग की, उसके अंदर ज़्यादा रिस्क फैक्टर होते हैं। कुछ स्टेजेस के अंदर कम रिस्क फैक्टर होते हैं। तो हमें उसके मुताबिक जो रिसोर्सेज वगैरह की ज़रूरत होती है वो हम देखते हैं स्पेसिफिक होते हैं फॉर द टाइम ड्यूरेशन। किसी टाइम ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी टाइम ड्यूरेशन में बहुत कम होते हैं। असेसमेंट सेशन इंक्लूड प्रोजेक्ट। इस जो है ना पीरियोडिक असेसमेंट के लिए हम सेशंस रखते हैं, जिस तरह ऊपर वर्कशॉप की बात की गई है। तो उन सेशन का पर्पज़ क्या होता है? प्रोजेक्ट अपडेट्स उनके बारे में डिस्कशन की जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ असेसमेंट, जो असेसमेंट की जा रही है उसको उसके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फोकस किया जाता है। जिस तरह लास्ट स्लाइड के ऊपर हमने बात की कि टूल्स वगैरह अवेलेबल हैं, क्वेश्चन वगैरह अवेलेबल हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन और प्रॉपर डाटा फीडिंग जब तक नहीं होगी तब तक रिस्क आइडेंटिफाई नहीं होंगे। क्वेश्चन सेट्स, ओपन एंडेड डिस्कशंस, जिस तरह ऊपर वर्कशॉप की बात की हमने, इस तरह की चीज़ें उन सेशंस के अंदर डिस्कस की जाती हैं। दैन हम क्या कहते हैं? फॉलो अप रिस्क वर्कशॉप टू डेवलप रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज एंड एक्शन प्लान्स। जब हम एक वर्कशॉप कंडक्ट कर लेते हैं उसके हम एक्शन टेकन बना लेते हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान होता है, तो उसके अगेंस्ट जो हमारे पास पीरियोडिक मैनर में चल रही है ना, 2 से 3 मंथ बाद जो दूसरी होगी रिस्क मैनेजमेंट की वर्कशॉप, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो पहले वाली वर्कशॉप हुई थी उसमें जो हमने इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाया था उसके अगेंस्ट कौन कौन से एक्शन टेकन जो है ना वो आपके सामने इन लिस्ट है। ठीक है, तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि जो पहले वाली वर्कशॉप है वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा इफेक्टिव रही है, उसमें हमने कितने ज़्यादा रिस्क फैक्टर को स्टडी किया था, उनमें कितने एक्कर हुए रिस्क और हमने उनको प्रॉपरली जो है ना वो उनके मिटिगेशन प्लान के मुताबिक एड्रेस किया, और कितने रिस्क ऐसे आए जो कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सके थे। तो ये एक फॉलो प्लान बनता है फॉर नेक्स्ट ईआरपी वर्कशॉप। ठीक है, इस तरह के सेशन कंडक्ट किए जाते हैं और डिपेंड करता है उस प्रोसेस के जिसके अंदर आपका ईआरपी सिस्टम चल रहा है, उसके कंसर्निंग लोग इस ईआरपी का हिस्सा ईआरपी रिस्क असेसमेंट वर्कशॉप का हिस्सा बन रहे होते हैं। तो ये हमारे पास है रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस। तो ये भी एक मेजर डिलीवरेबल है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे, डिलीवरेबल्स। ये देखें जी, हमारे पास है प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट हमने डिस्कस किया, प्रोजेक्ट प्लान्स के बारे में डिस्कस किया, रिसोर्स प्लान्स के बारे में डिस्कस किया, प्रोजेक्ट चार्टर के बारे में डिस्कस किया, और रिस्क असेसमेंट। ये जो मेथड्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं ये मैंने देखा आपकी स्कीम ऑफ स्टडीज़ में इनका लिंक नहीं था, दैट्स वाई आई हैव नॉट चेंज्ड इट, आई हैव नॉट एडेड इनटू द स्लाइड। आपको बेटा इस चैप्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर अगला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में मैंने 2 टास्क आपको दिए थे, तो बच्चा बता सकता है क्या क्या टास्क दिए थे? आप लोग बेटा भूल जाते हैं। कितने बच्चे प्रोबेशन के पे गए हैं? तो मैं कहता 10 बच्चे गए हैं। अगले फॉल में 10 और चलेंगे तो क्लास के पीछे क्या बचेगा क्लास में?
हाँ जी शाबाश बेटा, कोई बच्चा बताएगा? सोए हुई क्लास। 2 टास्क मैंने आपको साइन किए हैं। सर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल वाला। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल था, शाबाश। और अलीना अरशद, बेटा इसकी एब्सेंट मार्क कर देता हूँ मेरे ख्याल में। हफ्सा हफीज़, इज़्ज़ा ज़िया, मुबीन अहमद। यस सर। हाँ जी बेटा, क्या टास्क दिया था मैंने आपको? सर हमने नेट से गूगल से सर्च करनी थी एग्जांपल्स। किस चीज़ की? प्लानिंग के बारे में। किस चीज़ की प्लानिंग के बारे में? सर एक्चुअली मैं ना आपके लास्ट 2 लेक्चर्स ले नहीं सकी थे इस वीक वाले। मोहम्मद हशाम फारूक। यस सर। हाँ जी बेटा जी, क्या टास्क दिए हुए हैं मैंने? सर एक आपने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का दिया था, हाँ जी। गूगल सर्च करना, दूसरा प्रोजेक्ट चार्टर का। प्रोजेक्ट चार्टर का। तो बेटा जी ये जो है ना, आप लोगों ने डेफिनेटली अभी तक आपको ये अगर आइडिया नहीं है कि क्या दिया, तो सर्च भी नहीं किया होगा। जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं ना, उसकी आप रियल वर्ड में देखें कि किस तरह का डॉक्यूमेंट बनता है। जब तक आप वो नहीं ना देखेंगे, तब तक ये सब्जेक्ट पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे ख्याल में। अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डॉक्यूमेंट बना सकते हो, या आप किसी प्रोजेक्ट का चार्टर बना सकते हो, या किसी प्रोजेक्ट का वीएन मिशन बना सकते हो, तो फिर ये कोर्स सक्सेसफुल है। अदरवाइज़ ये सक्सेसफुल नहीं है। तो आप जब तक एग्ज़ाम्पल्स के ऊपर नहीं जाते, तब तक आप ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल्स हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम के, अगर ये चीज़ें आप बना सकते हैं तो इसका मतलब आपने इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स को लर्न कर लिया, अचीव कर लिया। अगर आप ये नहीं बना सकते, इसका मतलब है कि ये कोर्स जो है ना, वो आप इसके अहल नहीं है अभी। तो ये जितनी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ना बेटा यहाँ पे, ये आपने डेवलप करनी सीखनी है। कैसे करनी सीखनी है? आप उसको एक दफ़ा स्टडी करेंगे। मेरा ये ख्याल था कि आज की क्लास में ना वो आप स्टडी करके आए होंगे, तो ये चैप्टर एंड पे वो आप अपने क्वेश्चंस लेके आएंगे और मैं उनको आंसर करूँगा। और किसी बच्चे ने भी उसको जो है ना वो ओपन नहीं किया अभी तक। तो नेक्स्ट वीक में बेटा जी मैं उन तमाम स्टूडेंट की एब्सेंट लगाऊंगा जिन्होंने इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। नेक्स्ट वीक की वेरी फर्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों से डिस्कस पूछूंगा कि आप लोगों ने क्या क्या जो है ना स्टडी किया है, आप मेरे पास लेके आएँ। चाहे आप ग्रुप की फॉर्म में कर लें, आप रिक्वेस्ट पर प्रपोजल गूगल के ऊपर बेशुमार पड़े हुए हैं, उनको उठाएँ, आप देखें जो आपने चीज़ें यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के अंदर पढ़ी थी, वो मेरे ख्याल पिछले चैप्टर में था, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के अंदर जो चीज़ें हमने पढ़ी थी, क्या वो उसमें डिस्कस की हुई हैं, और अगर की हुई हैं तो किस किस अल्फाज के साथ, किस किस तरह से वो डॉक्यूमेंट बना हुआ है। और दूसरे नंबर पे मैंने आपको बोला था कि प्रोजेक्ट चार्टर, ठीक है, प्रोजेक्ट चार्टर को देखें कि चार्टर में क्या चीज़ें लिखी होती हैं। यूनिवर्सिटी का मैंने आपको एग्जांपल दी, यूनिवर्सिटी का चार्टर अवेलेबल है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। कोई ऑर्गेनाइजेशन उठा लें, इंटरलोब उठा लें, उसका चार्टर उसके वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होगा। तो जब तक आप चार्टर को डिस्कस नहीं ना करते, ठीक है, ये हमारे ईआरपी प्रोजेक्ट्स हैं, आप ईआरपी प्रोजेक्ट से हट के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर ले लें। जब तक आप चार्टर को डिस्कस नहीं करेंगे, तब तक आपके इस चैप्टर के पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों को एक सजेशन है कि इसको कर लें, अदरवाइज़ आप फंस जाएंगे पेपर शेपर में, एटसेट्रा में, ठीक है। तो ये ऐसे पेपर नहीं आता होता। आप सेमेस्टर 3 में आ गए हैं माशाल्लाह से कि जी ये इन चीज़ों के ऊपर नोट लिख दें एटसेट्रा। वो आपको चीज़ें उसी तरह से पूछी जाएंगी जो चीज़ें उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर होती हैं। सो हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आते हैं। अब छोटा सा एक चैप्टर है, चंद एक उसमें चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। दोनों चीज़ें आप लोगों से आज की क्लास में शेयर कर दी जाएंगी। इसका जस्ट हमने ओवरव्यू लेना है। ओवरव्यू से मुराद ये है कि हमने ऑलरेडी
ये जो चैप्टर है इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा हुआ होता है। सो जी मैनेजिंग रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट जब तक आप नहीं पढ़ते इसका मतलब आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी। ईआरपी की रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट भी उसी तरह से होती है जिस तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट होती है। तो हम बहुत ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे और पेपर में भी इसमें आपसे ब्रीफली पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पे ऑलरेडी ओनली 7 स्लाइड्स हैं जो आपके लिए मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिक्वायरमेंट, पहले नंबर पे रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या चीज़ें होती हैं, आपको पता होगा कि किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को ड्राइव करने के लिए जो फैक्टर रिक्वायर्ड होता है वो उसकी रिक्वायरमेंट का सेट होता है। अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को, चाहे वो ईआरपी का या जो भी हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स अपनी डेली लाइफ में बनाते हैं, उनका अगर आपको रिक्वायरमेंट सेट एट द स्टार्ट अवेलेबल नहीं होगा तो फिर आप उसके किसी भी फेज़ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ना उसकी प्रॉपर टेस्टिंग हो सकती है, ना प्रॉपर कोडिंग हो सकती है, ना प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। तो रिक्वायरमेंट को फाइनलाइज करना, एक डॉक्यूमेंट बनाना और उनको मैनेज करना, ये एक टास्क होता है, ठीक है। इसकी एक्टिविटीज़ सिमिलर होती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक्टिविटीज़ के साथ, ठीक है। तो हम कहते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, सेट ऑफ नीड्स हैं हमारे पास। सेट ऑफ नीड्स को हम रिक्वायरमेंट कहते हैं। रिक्वायरमेंट डेफिनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दीज रिक्वायरमेंट्स एंड डॉक्यूमेंटिंग इट इन अ रिक्वायरमेंट डेफिनेशन डॉक्यूमेंट। वहाँ पे हम उसको रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का नाम देते हैं, यहाँ पे भी हम उसको रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का नाम दे सकते हैं। यानी कि हमने एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना है, रिक्वायरमेंट को डिफाइन करना है, उनको अंडरस्टैंड करना है और उनको एक डॉक्यूमेंट का पार्ट बना देना है। दिस इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट डेफिनेशन। और ऐसे डॉक्यूमेंट को हम रिक्वायरमेंट डेफिनेशन डॉक्यूमेंट कहते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास इनकी टाइप्स क्या होती हैं। बिजनेस रिक्वायरमेंट है, ये हाई लेवल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि हमने चार्टर के अंदर डिस्कस किए होते हैं ऑलरेडी कि हम ये चीज़ बनाना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी की बात करें, अगर बिजनेस रिक्वायरमेंट ये है कि हम चाहते हैं स्टूडेंट की तमाम तर एकेडमिक एक्टिविटीज़ ऑनलाइन हो जाएं। दिस इज़ बिजनेस रिक्वायरमेंट, हाई लेवल रिक्वायरमेंट। हम कहते हैं स्टूडेंट के एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट हो जाएं। दिस इज़ हाई लेवल रिक्वायरमेंट। हम कहते हैं फाइनेंस का पूरा स्ट्रक्चर कंप्यूटराइज हो जाए। दिस इज़ हाई लेवल रिक्वायरमेंट। यहाँ पे भी एग्जांपल लिखी हुई है, डिज़ाइनिंग एन इफेक्टिव सप्लाई चेन और इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज। ये हाई लेवल होते हैं, इसके अंदर ब्रीफली कुछ भी डिस्कस नहीं होता। ऐसी रिक्वायरमेंट को हम कहते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट। यहाँ से आपका प्रोजेक्ट ड्राइव होना शुरू होता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं ये एक जो हमारे पास प्रोजेक्ट है ना, उसका विजन और मिशन इसके अंदर आता है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने की, प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने की वजह इसके अंदर लिखी होती है। दिस इज़ द रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस। हम कहते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का हाईएस्ट लेवल बिजनेस रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। हम इससे ज़्यादा ब्रीफली प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। एक सिंगल लाइन के अंदर अगर हम प्रोजेक्ट की ज़रूरत को, वजह को, काज को, ऑब्जेक्टिव्स को, नीड को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, दिस इज़ बिजनेस रिक्वायरमेंट। मैं कहता हूं कि जी हम चाहते हैं कि हमारी फैकल्टी के तमाम रिसर्च पेपर्स का रिकॉर्ड ऑनलाइन हो जाए, तो दिस इज़ बिजनेस रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास आती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। किसी बिजनेस रिक्वायरमेंट को अगर हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना चाहें तो उसके लिए हम आते हैं उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है। यानी कि उस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट के ऊपर। एक और टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज़ यूज़र रिक्वायरमेंट। तो हायरार्की में देख लें, इसको मैं यहाँ पे ना ऊपर ले जाता हूँ। सबसे ऊपर जो हमारे पास है वो बिजनेस रिक्वायरमेंट है, बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स। दूसरे नंबर पे हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। बिजनेस रिक्वायरमेंट को ब्रेक डाउन किया जाए, अगर एक बिजनेस रिक्वायरमेंट है उसको ब्रेक डाउन किया जाए तो मे बी अ लिस्ट ऑफ 10 और 20 फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आती हैं। और अगर उन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को ब्रेक डाउन किया जाए तो हमारे पास यूज़र रिक्वायरमेंट्स आती हैं, ठीक है, जो एंड यूज़र उसको इस्तेमाल कर रहा होता है। तो ये तीन जो टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट है हमारे पास, 3 टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट, ये एक सीरीज़ के अंदर आती हैं। बिजनेस,
फंक्शनल और एंड यूज़र। तो बिजनेस हमने देखा कि एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट है जो कि ऑब्जेक्टिव है, जो कि एम है, जो कि हमारी ज़रूरत है, प्रॉब्लम एरिया, पेन एरिया जिसको हम कह सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करती है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है? फीचर और कैपेबिलिटी नीडेड और एक्सपेक्टेड इन द सॉफ्टवेयर, जो चीज़ें हम सिस्टम से चाहते हैं कि सिस्टम हमारे लिए परफॉर्म करे। अब वो हम फाइनेंस को जो अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो फाइनेंस के सिस्टम के अंदर हम आते हैं, हम उसके अंदर देखते हैं कि वो उनका फाइनेंस के डेबिट्स कैसे हो रहे हैं, क्रेडिट्स कैसे हो रहे हैं, पे रोल्स कैसे जनरेट हो रहे हैं, एक्सपेंस शीट्स कैसे जनरेट हो रही हैं, उन प्रोसेसेस को उन फीचर्स कहते हैं यहाँ पे। वो चीज़ें जो हम चाहते हैं कि सिस्टम के अंदर ऐड हो जाएं, दीज आर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। द सॉफ्टवेयर शुड हैव सिमुलेशन कैपेबिलिटी टू एनालाइज डिफरेंट बट इफ सिनेरियोज। ठीक है, हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग के फेज़ के अंदर हैं, जो टूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं हम उसके हवाले से बात करते हैं कि उसके अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि वो सिमुलेट कर दे, रियल वर्ल्ड लाइक एग्जांपल हमको दिखा दे कि ये चीज़ें एज इज़ कैसी होंगी रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर। मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट इन प्रोजेक्ट फॉल इनटू दिस कैटेगरी। जो हम फंक्शन जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसमें ज़्यादातर हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है किसी भी डिपार्टमेंट के हवाले से ERP प्रोजेक्ट के अंदर। द सॉफ्टवेयर नीड टू बी मीट द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर वे। हम चाहते हैं कि एक्सपेंस जो है वो पहले डिपार्टमेंट से क्योंकि डिपार्टमेंट्स को बजट एलोकेट होता है, तो जो बजट उनको एलोकेट हुआ है वो उसमें एक्सपेंस क्रिएट करते हैं, एक्सपेंस जनरेट करते हैं। जो एक्सपेंस होता है वो एलोकेटेड बजट में से डेबिट हो जाए, ठीक है, और डिपार्टमेंट के बजट में वो क्रेडिट हो जाए। इस तरह से वो एक पर्टिकुलर वे होता है हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो हम उसको रियल वर्ल्ड में अपने सामने विजुअलाइज करते हैं बाय यूजिंग सिमुलेशन मेथड। तो जितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, वो इस मेथड में कि उनके सॉल्व करने का पर्टिकुलर वे, ये डिफाइंड वे होगा, उसको हम इनलिस्ट कर लेते हैं। दिस इज़ आवर फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ये दूसरी टाइप है, असल में दूसरी टाइप नहीं, ये सब कैटेगरी है, सब टाइप है किसकी? बिजनेस रिक्वायरमेंट की। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट की सब कैटेगरी के अंदर आए तो हमारे पास आती है यूज़र रिक्वायरमेंट। यूज़र की क्या ज़रूरत है, यूज़र की क्या चीज़ डिमांड करता है आपसे। आमतौर पे एंड यूज़र जो होता है ना, वो उसकी ये इंटेंशन होती है कि वो कम से कम डाटा एंट्री करे और सिस्टम ज़्यादा चीज़ें परफॉर्म कर रहा हो, यानी कि ऑटोमेटेड सिस्टम, ऑटोमेटेड चीज़ें ज़्यादा हों। ये ना हो कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट जो है ना वो अपने एंड पे एंट्री कर रहा है, लेकिन जब फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाता है तो वहाँ पे उसको री एंट्री करना पड़े। वो चाहता है कि बहुत सारी वैल्यूज़ उसको एक प्री डिफाइंड मैकेनिज्म में डिफ़ॉल्ट की सूरत में मिल जाए, ठीक है, कम से कम डाटा एंट्री करनी पड़े, यूज़र फ्रेंडली हो, बहुत ज़्यादा इंटरफेस स्विच ना करने पड़े, जो इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो एक ही इंटरफेस के ऊपर अवेलेबल हो, वो मल्टीपल इंटरफेसेस के ऊपर अवेलेबल ना हो। दिस इज़ यूज़र रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो हम जब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाते हैं सबसे टॉप पे हम उसकी जो फंक्शनल और बिजनेस रिक्वायरमेंट लिखते हैं, फिर उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट के ऊपर उनके फीचर्स और वो फीचर्स किन पर्टिकुलर वेज के अंदर रिजॉल्व होंगे वो लिखते हैं। फिर हम उसमें यूज़र जो एंड यूज़र है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है, वो उन रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं। फिर हमारे पास लीगल रिक्वायरमेंट्स आती हैं। लीगल रिक्वायरमेंट से मुराद हमारी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि अंडर सम लाज होती हैं। पाकिस्तान के अंदर है तो पाकिस्तान के कानून उसके ऊपर होंगे। अगर वो ISO सर्टिफाइड हैं, क्योंकि उन्होंने ISO की सर्टिफिकेशन गेट करनी है, तो ISO के रूल्स एंड रेगुलेशन को वो फॉलो कर रहे होंगे। और सिमिलरली अगर वो किसी और, जिस तरह से हमारे पास कोई कंसल्टेंट कंपनीज होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो वो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। लीगल रिक्वायरमेंट्स को अगर डॉक्यूमेंट फॉलो नहीं, आपका सॉफ्टवेयर फॉलो नहीं करेगा तो फिर लीगल ऑब्लिगेशंस आएंगी, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आमतौर पे जो लीगल एडवाइजर्स होते हैं, वकला एक्सेट्रा, लॉयर्स वगैरह बताते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी रिक्वायरमेंट हैं, दीज आर इम्पोज्ड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट, एक्साइज ला बॉडीज़ एक्सेट्रा। इस तरह इसकी एग्जांपल लिखी हुई टैक्स लाज हैं। मॉड वेट क्या होता है? मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्सेस रूल्स होते हैं। नीड टू प्रोवाइड रिपोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन इन डिफाइंड फॉर्मेट्स के, साल की इनकम कितनी थी, साल का एक्सपेंस कितना था, तो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुई है, जो उनके ऊपर टैक्स कहाँ कहाँ पे किया गया, वो एक प्री डिफाइंड मैकेनिज्म होता है। अगर आप FBR के ऊपर वो रिटर्न फाइल करते हैं ना, तो इस तरह की चीज़ें वो पूछता है वहाँ पे, ठीक है, कि NTN नंबर क्या है, कंपनी के रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो वो प्री डिफाइंड फॉर्मेट में अगर एक ही रिपोर्ट के ऊपर आ रही हों, ये ऐसी रिक्वायरमेंट्स, ये लीगल रिक्वायरमेंट्स कहलाती हैं।
उसके बाद हमारे पास आता है मेंटेनेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। हम चाहते हैं कि हमारी जो ERP प्रोजेक्ट है या सोल्यूशन है वो मेंटेनेबल रहे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको मेंटेन करने के ऊपर टाइम स्पेंड होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो 24/7 ऑल 24 आवर्स इंटू 7 डेज वो वर्किंग है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमेशा ऑल 24/7 वो अलाइव रहना ज़रूरी होती है। बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। आम तौर पे जो हमारी टॉप मैनेजमेंट होती है वो चाहती है कि डाटा हर वक्त वो विजुअलाइज कर सकते हों। अगर सिस्टम का डाउन टाइम बहुत ज़्यादा है तो ये उसकी जो मेंटेनेबिलिटी जो है ना वो उसका नेगेटिव पैरामीटर जा रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट आता है मेंटेनेबिलिटी पे। तो हम चाहते हैं कि सिस्टम का अप टाइम ज़्यादा से ज़्यादा रहे। अप टाइम कब ज़्यादा से ज़्यादा होता है? जब सिस्टम आसानी से मेंटेन हो जाए। अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनका सलूशन आसानी से अवेलेबल हो, ठीक है। तो ये उसकी मेंटेनेबिलिटी। इस तरह के और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि रिक्वायरमेंट्स की टाइप्स डिफाइन करते हैं। तो हमने यहाँ पे सिर्फ मेजर टाइप्स देखी हैं। बिजनेस रिक्वायरमेंट ओवरव्यू है। ओवरव्यू के अंदर फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो कि पर्टिकुलर फीचर्स का पर्टिकुलर सोल्यूशन देती हैं। उसके बाद यूज़र रिक्वायरमेंट है जो उन फीचर्स को इस्तेमाल करता है लेकिन उस अपनी आसानी के लिए कुछ वो रिक्वायरमेंट्स बताता है। तो ये उसके फंक्शनल के साथ साथ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी आ जाती हैं। फिर लीगल रिक्वायरमेंट जो कि किसी गवर्नमेंट बॉडी की तरफ से इम्पोज की जाती हैं। और मेंटेनेबिलिटी रिक्वायरमेंट जाके सिस्टम मैक्सिमम अप टाइम रहे, डाउन टाइम ना आए उसके ऊपर। तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट की टाइप्स हैं। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट गैदरिंग प्रोसेस है। इस प्रोसेस का पर्पस क्या है? पहले नंबर पे ये प्रोसेस क्या होता है और इसका पर्पस क्या होता है। अगर आप लोग ज़्यादा फील करें तो ये नेक्स्ट पे ले जाएं क्योंकि ये लेंथी है टॉपिक, 4 स्लाइड्स हैं इसकी। बेटा करवा दूँ इसी में या नेक्स्ट पे ले जाएं? सोई हुई क्लास कौन सी स्लाइड्स, कौन सी स्लाइड नहीं आई बेटा? सारी भेजी हुई। ये पिछले चैप्टर की, ये इस चैप्टर की मैं भेज देता हूँ, इसकी मैक्सिमम यही होंगी। अगला चैप्टर जो है वो सबसे कीन इंपॉर्टेंस का है, यानी कि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग है। इसमें आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ी हुई है, अगर अगर मतलब उसका कोई चैप्टर वगैरह पढ़ा हुआ है, और अगर नहीं पढ़ा तो इसमें आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के हवाले से। अगर आपको यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली असाइनमेंट का क्या किया जाए, कोई अपनी राय दें। अभी दे दूं या कंबाइन दे दूं 2-3 इकट्ठी? सर आप नेक्स्ट वीक असाइनमेंट दे दें, ग्रुप में दे दें। अभी हमने ये सारा पढ़ना है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। सर ये ना बहुत थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, तो एक तो हम सुनते सुनते भी बोर हो जाते हैं और काफी ज्यादा बच्चे बीमार भी हैं क्योंकि आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते। जी सर, शुरू में हम बोलते थे लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा थ्योरी आ गई तो फिर इस वजह से बोर हो जाते हैं हम। हाँ जी, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइक जो सब्जेक्ट होते हैं ये ज़्यादा थ्योरेटिकल होते हैं। दैट्स वाई मैंने आपसे कहा है कि आप इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल के ऊपर दें ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो आप लोगों ने वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल और प्रोजेक्ट चार्टर वगैरह को वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक में। थोड़ा सा आपको इसकी प्रैक्टिकल चीज़ें भी नज़र आना शुरू होंगी। जी सर, वो जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल था ना, वो मैंने कल खोला था गूगल पे, तो वो डॉक्यूमेंट तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने उसका टेम्पलेट देखा, उसमें कुछ चीजें थी, मतलब उसने पॉइंट्स में लिखी हुई थी। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ी, लेकिन हम इस वीकेंड इंशाल्लाह पढ़ने की कोशिश करेंगे। बट आप लेके आएंगे तो ही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होंगे ना। आप वो देखेंगे जो डॉक्यूमेंट आपको समझ नहीं आता, आप यहाँ पे आके मुझे वो डिस्प्ले करें, यहाँ पे आपको प्रेजेंटर बना दूंगा जिस बच्चे ने डिस्कस करना हो। तो बाकी क्लास भी देखेगी इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और उनको फिर हम हाईलाइट, आप पहले मुझे सेंड कर दें, मैं यहाँ से प्रेजेंट कर दूंगा, आपकी प्रॉब्लम्स को आंसर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो जिसमें इशू आ रहा है वो लाएंगे तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल उसको टच मिलेगा, अदरवाइज तो ये सारी थ्योरी है। जी सर, इंशाल्लाह हम इस वीक पढ़ लेंगे, फिर आपको बता देंगे। अच्छा बेटा जी, लिसन केयरफुली।
यहाँ पे ना पेज नंबर 145 है बुक का, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं ना 4 दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में। आप लोगों ने बुक को पढ़ना है, साथ में चैप्टर भी प्रिपेयर हो जाएगा। इसको कर लें या दूसरे चैप्टर पे आ जाते हैं, फर्स्ट चैप्टर पे। ये देखें जी 138 पेज है, 138। इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, यानी कि डिस्क्रिप्शंस हैं। उसमें आप ग्रुप बना लें किसी तरह से सिया से डिस्कस करके। हर ग्रुप जो है ना वो मैक्सिमम 3 स्टूडेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होगा और मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस को, मिनिमम 5 क्वेश्चन को उन्होंने एड्रेस करना है। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो कि कॉपीड हो, ठीक है। वो टर्निटिन के थ्रू उसको चेक किया जाएगा, ना तो आपस में मैच करती हो और ना बुक से मैच करती हो। अपने अल्फाज में आपने उनको आंसर करना है। एनी 5 क्वेश्चंस, 3-3 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लें, ठीक है। तो ये असाइनमेंट आपकी, ये चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। आपने सिर्फ ये करना है, उनको पढ़ना है। बुक से पढ़ें, स्लाइड से पढ़ें, लेक्चर्स को सुने, लेकिन कॉपीड मटेरियल ना हो, ठीक है। और ये इसका 1 वीक टाइम है। सर जी बेटा। सर ये जो 10 क्वेश्चन थे इसमें हाँ जी, 10 में से एनी 5, आप अपनी मर्जी के 5 कर सकते हैं। सर तीनों स्टूडेंट्स के डिफरेंट होंगे? नहीं नहीं, तीनों स्टूडेंट्स ने मिलके 5 करने हैं। ठीक है सर। यानी कि एक स्टूडेंट ने करने होते हैं और बाकी 2 ने उसको शवारमा खिलाना होता है, वो वाले। ओके सर।